नमस्कार भैया बहन। मैं आचार्य धर्मेंद्र सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध भौदेपुर सीतामढ़ी से। चलिए, हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे और इसी में हम लोग आज अगला टॉपिक जो है हमारा वो स्वास्थ्य है, इसको पढ़ेंगे। तो आप लोग इसके पहले शिक्षा के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। जो मानव पूंजी हमारा था, यानी कि जो चैप्टर संसाधन के रूप में लोग है, इसको हम लोग मानव पूंजी के रूप में जानते हैं। और मानव पूंजी का निर्माण में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम लोग शिक्षा को देख चुके थे, कैसे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसे बढ़ी और कैसे कैसे सरकार ने उसको बढ़ाने का प्रयास किया। उसी क्रम में हम लोग अगला जो महत्वपूर्ण कारक है वो है स्वास्थ्य। इसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। तो आपको पता है कि जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपके पास शिक्षा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो आगे आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका शरीर ही आपके साथ नहीं रहेगा तो ना ही आप मानसिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से किसी प्रकार का कोई कार्य करने में सक्षम हो पाएंगे। आज के डेट में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर रोज़गार के लिए जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है वो तीनों क्राइटेरिया वहाँ पर आपको फुलफ़िल करना होता है। आप शिक्षित होने चाहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और आप प्रशिक्षित भी होने चाहिए, जिसके कारण वो जो फर्म है या जो कंपनी है या जो संस्था है जहाँ आप काम कर रहे हैं, करने के लिए जा रहे हैं, वो अपने लाभ को अधिकतम कर सके। ये लाभ यहाँ पर जो बात बोली जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर ही नहीं है, बल्कि जो कार्य आप करेंगे उसकी गुणवत्ता भी इसमें शामिल की गई है। ठीक है, जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप पूरे मनोवेग से, पूरी क्रियाशीलता से, पूरी इफ़िशियंसी से आप उस फर्म के कार्य को करेंगे, जिसके कारण उस फर्म का जो लाभ होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसीलिए कोई भी फर्म वैसे व्यक्तियों को ही रोज़गार देना पसंद करती है जो स्वस्थ हैं, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जितना अच्छे तरीके से एक स्वस्थ व्यक्ति उसी कार्य को कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लिए। अब आगे आइए कि जो स्वास्थ्य आपका होता है वो आपको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है ना। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते, और जो बीमार हो जाते हैं या जो अधिकतर समय बीमार रहते हैं वो आने वाले समय में वो उससे भी ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं, जिसके कारण उनकी एफिशिएंसी दिन प्रतिदिन घटती चली जाती है। तो आप अगर अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो आपका स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य है ये आपको अपने कल्याण करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है ना। इसीलिए जो देश की जनसंख्या होती है उसके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना किसी भी देश का प्राथमिकता होता है, ठीक है ना। और इसी कारण से जो अपने देश की जो राष्ट्रीय नीति है उसका लक्ष्य भी यही है कि जनसंख्या के जो अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो असक्षम होते हैं अपना इलाज करने के लिए, है ना। तो उनके स्वास्थ्य सेवाएं, उनके परिवार से संबंधित कल्याण, है ना, पौष्टिक सेवाएं यानी कि खान पान की व्यवस्था करना, ये जो व्यवस्थाएं हैं ये उनके पहुंच में करना सरकार का लक्ष्य है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि पिछले 5 दशकों में जो भारत की सरकार है
है ना, भारत की सरकार है या बहुत सारे निजी क्षेत्र में भी, है ना, ये तीनों क्षेत्र जो होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, यहाँ पर बहुत अच्छा विस्तार किया गया है। स्वास्थ्य जो आधारित संरचना है इसका बहुत ही अच्छा विस्तार किया गया है, जिसके कारण काफ़ी अच्छी जो जनशक्ति है उसका निर्माण हो पाया है। तो ये सरकार के प्रयास थे 5 दशक यानी कि 50 साल में। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो उपाय अपनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उसके कारण फ़ायदा क्या हुआ कि अपने देश में जो जनसंख्या है उसकी जीवन प्रत्याशा वो 2014 में बढ़ करके 68.3 वर्ष हो गई। पहले ये काफ़ी कम हुआ करती थी, 50 के आसपास, 55 के आसपास हुआ करती थी। आज ये बढ़ करके 68.3 वर्ष हो गया। वहीं जो शिशु मृत्यु दर है वो 1951 में जो 147 था वो घटकर 2016 में 34 पर आ गई। यानी कि 1951 में प्रति 1000 जो शिशु जन्म लेते थे उसमें से 147 मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। वहीं पर 2016 में क्या स्थिति हो गई, अब वो घट करके सिर्फ और सिर्फ 34 पे आ गई है। यानी कि अब मात्र 1000 में 34 शिशुओं की ही मृत्यु होती है। ठीक है, और इसी अवधि में जो अशोधित जन्म दर था वो गिर करके 20.4 और जो मृत्यु दर था वो 6.4 पर आ गई, है ना। आगे देखिए, जो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार होता है उससे देश का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है और जो आगे का रास्ता है वो प्रगतिशील होता है। ठीक है ना। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो सुधार होते हैं इसके कारण हम अपने वृद्धि को आसानी से माप सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आयु में वृद्धि है वो क्या करता है, आपका जो जीवन है ना, उसमें आत्मविश्वास लाता है। ठीक है, और ये उत्तम गुणवत्ता का सूचक होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो शिशुओं की संक्रामक जो रोग होते हैं उससे रक्षा और माताओं के साथ साथ बच्चों की देखभाल और उनके पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर क्या होती है, घटती है। ठीक है, ये सारे कार्य आज भी चल रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है। तो शिशु मृत्यु दर से हमारा तात्पर्य है कि 1 वर्ष से जो कम आयु के शिशु होते हैं उनकी मृत्यु कितनी है ना। तो 1 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब जन्म लेते हैं तो उनमें से प्रति 1000 पर कितने बच्चे की मृत्यु होती है, तो उस दर को हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। दूसरा आप देखिए, जन्म दर से क्या अभिप्राय होता है। तो ये जो जन्म दर होता है ये हमारा एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। ठीक है जी। तो जन्म दर क्या है, एक विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उस। यहाँ देखिए, मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से है। यानी कि 1000 व्यक्तियों में से कितने मर जाते हैं उसी को हम लोग मृत्यु दर करते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा मृत्यु दर, जन्म दर और शिशु दर। ठीक है। इस चार्ट में आप देखिए कि 2013 से लेकर के 17 तक जो स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। इसमें कितनी वृद्धि हुई है 13 से लेकर के 17 तक में, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है 2013 में 1,81,139 थे, जो कि 17 में बढ़ करके 1,87,505 हो गए हैं।
ठीक है। उसी तरह से जो औषधालय अस्पताल है उसकी जो संख्या है वो 29,274 से बढ़ करके 31,641 हो गई। और ये जो अस्पताल है इसमें सरकारी अस्पताल खासकर, और उसमें जो बिस्तरों की संख्या है वो 6,28,708 से बढ़कर 7,10,761 हो गई। उसी तरह से जो भारतीय चिकित्सा परिषद में जो पंजीकृत डॉक्टर हैं, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, उनकी जो संख्या है 2013 में मात्र 45,106 थी, जो कि बढ़ करके अब देखिए 2014 में 3,35,036 हो गया। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 15, 16, 17 में ये डाटा क्या है, यहाँ पर आप देखिए ये 20,422 और 17 में 17,982 है। ये डाटा थोड़ा सा ठीक नहीं है, ये आप बुक में देखिएगा तो हो सकता है यहाँ बढ़ोतरी हो, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि 3,35,000 से वो कम हो जाए। ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए कि जो नर्सिंग कर्मी है ना, जिसमें ANM, RN एवं RM और LHV ये नर्सिंग कर्मी कहे जाते हैं। और इनकी संख्या आप देखिए 2013 में 23,44,241 था, और ये बढ़ते 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 2017 में 28,78,182 हो गए। यानी कि काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, 23 से 28 हो गए। तो काफ़ी लोगों को इस बीच में ये 5 साल में अपॉइंट किया गया है, उनको रोज़गार दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि ये जो नर्सिंग कर्मी है ANM वगैरह, तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है। ठीक है जी। चलिए तो हम लोग देखते हैं फुल फॉर्म। यहाँ पे आप देखिए ANM का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी का होने का मतलब सहायक, नर्स, मिडवाइफ का मतलब दाई होता है। ठीक है। तो ये हमारा NM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ इसका फुल फॉर्म होता है। उसी तरह से RN क्या होता है, रजिस्टर्ड नर्सेज होती हैं उनको हम लोग RN कहते हैं। और जो RM होते हैं वो होते हैं रजिस्टर्ड मिडवाइफ, यानी कि पंजीकृत जो दाइयाँ होती हैं उनको हम लोग RM कहते हैं। और उसी तरह से LHV ये क्या होता है, लेडी हेल्थ विजिटर्स, है ना। तो लेडी हेल्थ विजिटर्स जो होते हैं ये लोग क्या होते हैं, विजिटर्स का मतलब क्या होता है, आगंतुक। ठीक है। तो ये लोग क्या होते करते हैं कि ये घर घर घूम करके हेल्थ का सर्वे करते हैं, और छोटा मोटा जो ज़रूरत होता है उसको स्वास्थ्य विभाग को बताते हैं, और फिर उसको उपचार के लिए ले जाते हैं। ठीक है। या उपचार की जो सुविधाएं हैं वहाँ पर परिवार को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा फुल फॉर्म, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे आ सकता है। तो आगे आपने जो सारणी देखा था, है ना, 2.2, उसके आधार पर आपको ये जो सवाल है ना, इसका उत्तर आपको देना है। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और ये जो प्रश्न है आप अपने नोटबुक में नोट करके उस सारणी के हिसाब से इसका उत्तर देंगे। ठीक है जी। इसके आगे और ये प्रश्न है उसी सारणी के आधार पर, तो सेम चीज़ इसमें भी करना है ना। 2, 4 और वहाँ पर 2, 6, 7 प्रश्न हैं। इसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। बस उस सारणी का अध्ययन करिए और उसके आधार पर इसका उत्तर दीजिए। ठीक है जी। तो इससे आपको जो सारणी है वो पढ़ना आ जाएगा। ठीक है। आगे आप देखिए कि ये क्रियाकलाप से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, है ना। अब आपको करना क्या है, आपके आसपास जो सरकारी या जो निजी अस्पताल है वहाँ जाइए और इन सवालों को वहाँ जो रिसेप्शन होता है या जो भी वहाँ के स्टाफ होते हैं उनसे पूछिए और पता करिए कि उस अस्पताल में डॉक्टर, नर्स आदि कितनी संख्या में कार्य कर रहे हैं। बाकी के जो सवाल हैं इसको भी पता करने का प्रयास करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि देश में कमोबेश अस्पताल की क्या स्थिति है। ठीक है जी। तो आइए हम लोग अब चलते हैं
अब ये वाला जो सारणी आप देख रहे हैं, ये वही वाला 2.2 सारणी है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना है। वो जो आपको हम दिखाए थे वो लेटेस्ट था, ठीक है। तो आप इसी सारणी के आधार पर प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जो डॉक्टर हैं, है ना, अब उनकी संख्या 1951 में 61,800 है, और ये 81, फिर 2001, फिर 10, 13 में ये बढ़ करके 13 में कितना हो गया, 9,18,000 डॉक्टर जो हैं वो एलोपैथी के हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो सारणी है, ये 51 से लेकर के 2013 तक का जो डाटा है वो इस सारणी में दिया हुआ है। इसके पहले वाला जो सारणी था वो 2013 से लेकर के 2017 तक का डाटा दिया था, लेकिन वहाँ पर गड़बड़ी क्या हो गई है कि जो डॉक्टर का डाटा है वो गड़बड़ दिया है, ठीक है जी। तो आप इसी सारणी के आधार पर वो जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, है ना। आप दोनों सारणी को एक बार देखेंगे, है ना, और दोनों सारणी से आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जो भी सारणी आपको लगे कंफर्टेबल, उस सारणी से आप उत्तर देंगे, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का अगले कालांश में हम लोग देखेंगे। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।